गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना पढ़ रहे थे, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था अच्छी तरह से, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल भी पढ़ लिया था, और नील्स बोर का परमाणु, ये 3 परमाणु मॉडल हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम भौतिकी मॉडल। क्वांटम फिजिकल मॉडल। सबसे पहले इसमें 3 वैज्ञानिक थे। सबसे पहले हम लुई डी ब्रोगली की बात करते हैं। लुई डी ब्रोगली ने 1924 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकृति बताई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, एक तो कण प्रकृति होती है यानी कि पार्टिकल नेचर, और एक होती है वेव नेचर, तरंग प्रकृति। क्या बताई थी? इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति बताई। एक तो बताई कण प्रकृति और एक बताई तरंग प्रकृति, यानी कि पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर बताया। लुई डी ब्रोगली ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति बताई थी। एक तो होती है कण प्रकृति और एक होती है तरंग। कण यानी पार्टिकल नेचर और तरंग प्रकृति यानी कि वेव नेचर के बारे में बताया। उन्नीस सौ 26 में एरविन श्रोडिंगर नामक एक साइंटिस्ट था। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति नहीं होती, बल्कि एक ही प्रकृति होती है। वो भी कौन सी? वेव नेचर यानी कि तरंग प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या बताई थी इसने? तरंग प्रकृति बताई। वेव नेचर। डी ब्रोगली ने तो कण प्रकृति भी बताई थी और तरंग प्रकृति भी बताई थी। और इसने एरविन श्रोडिंगर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की एक ही प्रकृति होती है, वो भी क्या होती है? तरंग प्रकृति होती है। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक तरंग है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक तरंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 27-28 में एक साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था।
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के संवेग व स्थिति का एक साथ पता नहीं लगाया जा सकता है। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के संवेग यानी कि मोमेंटम, उन्नीस सौ 27-28 में हाइजेनबर्ग ने क्या दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत यानी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के संवेग व स्थिति का यानी कि संवेग यानी कि मोमेंटम और स्थिति पोजीशन का एक साथ क्या नहीं लगा सकते? पता नहीं लगाया जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक था सोमरफील्ड। उन्नीस सौ 19 ईस्वी की बात है। इन्होंने बताया कि जो कक्षा यानी कि ऑर्बिट होती है वो जरूरी नहीं है कि वो वर्ताकार ही हो, है वर्ताकार भी हो सकती है और दीर्घवर्ताकार भी हो सकती है। इन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट यानी कि कक्षा होती है उसके अंदर उपकक्षा की भी उपस्थिति होती है। इन्होंने बताया कि कक्षा या कोश क्या हो, वर्ताकार हो, यह जरूरी नहीं है। परमाणु की नाभिक में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो हमारी क्या होगी? वर्ताकार ऑर्बिट, और ये हमारी दीर्घवर्ताकार। जो कक्षा या कोश, जिसे कोश भी कहते हैं, सेल, वर्ताकार भी हो सकती है और दीर्घवर्ताकार भी। और इन्होंने क्या बताया था? कक्षा या कोश के अंदर किसकी उपकोश की उपस्थिति बताई? उपकोश यानी कि सब सेल। सोमरफील्ड ने 1919 में क्या बताया था? जो कक्षा या ऑर्बिट है वो क्या हो सकती है? वर्ताकार हो, या जरूरी नहीं है, वह क्या वर्ताकार भी हो सकती है और दीर्घवर्ताकार भी हो सकती है। और कक्षा या कोश के अंदर किसकी उपस्थिति बताई? उपकोश यानी कि सब सेल की उपस्थिति बताई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कक्षा या सेल होती है वो किसमें, उसमें किसकी उपस्थिति होती है? उपकक्षा की।
कक्षा या कोश किसकी उपस्थिति होती है इसमें? उपकोष की यानी कि सबसेल की। और उपकोष में किसकी उपस्थिति होती है? कक्षक की। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल की। और ऑर्बिटल यानी कक्षक के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कोश या कक्षा यानी कि सेल होती है वो उसमें किसकी उपस्थिति होती है? उपकोष की। और जो उपकोष यानी कि सब सेल होती है उसके अंदर क्या होती है? कक्षक ऑर्बिटल होती है। और कक्षक यानी कि ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब सेल हमारी 4 होती हैं, S, P, D और F। उपकोष में किसकी उपस्थिति होती है? कक्षक की। S में कितने होते हैं? कक्षक या ऑर्बिटल? ऑर्बिटल कहते हैं इंग्लिश में। S में होता है एक ऑर्बिटल और P में 3 होते हैं और D में 5 होते हैं और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? S में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 में 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 4 उपकोष सब सेल कितनी होती है? 4, S, P, D और F। उपकोष में किसकी उपस्थिति होती है? कक्षक की यानी कि ऑर्बिटल की। S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, P में 3, D में 5 और F में 7 होते हैं। और हम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और P में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब हम इनकी आकृति के बारे में पढ़ते हैं। S की आकृति होती है गोलाकार यानी कि स्फीयर। P की आकृति होती है डंबलाकार यानी कि डम्बेल। डंबलाकार होती है इसकी आकृति। और इसकी D की आकृति होती है डबल डंबल। और F की आकृति होती है जटिल। जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स। S की आकृति तो होती है गोलाकार यानी कि स्फीयर में। और P की आकृति होती है डंबलाकार डंबेल। और D की आकृति होती है डबल डंबल। और F की आकृति होती है जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स आकृति होती है इसकी। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का एक छोटा सा फार्मूला होता है जिसे 2n² से लिखते हैं। n²। इसमें n की वैल्यू रखने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। जो हमारी कक्षा होती है 4 होती हैं, K, L, M और N होती हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा?
एन एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा? 8 आएगा। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। जब हम एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा? एम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। और एन की वैल्यू यहाँ हम 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो के ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये हमारी होगी के ऑर्बिट, ये एल, ये एम और ये एन। और इसके अंदर क्या होती है? कक्षा के अंदर उपकक्षा एन की सब सेल की उपस्थिति होती है। एस के अंदर हमने अभी थोड़ी सी देर पहले क्या पढ़ा था? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और पी में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे? 6 इलेक्ट्रॉन। एस प्लस पी इक्वल टू एस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। एस प्लस पी प्लस डी। एस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। एस प्लस पी प्लस डी प्लस एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डायमेंशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक फार्मूला होता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4s 4d, लिख दिया मैंने, 4s 4p 4d और 4f। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। और ये आगे बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो एल्यूमिनियम होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। यानी कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और पी में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। और इसका एटॉमिक नंबर, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 13 एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10 हो गए और
10 यानी कि 10 + 2 12, 12 + 1 13 हो गया, यानी कि 2 + 2 + 6 + 2 + 1 = 13। तो ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एल्युमिनियम का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 9 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पर 2 + 2 + 5 = 9, ये इसकी परमाणु क्रमांक होता है 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 और 2p5, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ पर नोट डाल के लिख लो, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बोर एवं बरी ने। कब बताया था 1921 में। जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डायमेंशन होता है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बोर एवं बरी ने, और 1921 में बताया था। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ लेते हैं। परमाणु की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ एटम। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये किसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। नाभिक की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये कितनी होती है नाभिक की त्रिज्या 1 फर्मी मीटर, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर होती है। यहाँ FM क्या है फर्मी मीटर है। कितनी होती है नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1 फर्मी मीटर, ये किसके इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर के। अणु की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, ये कितनी होती है 10⁻⁹ मीटर होती है। जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की 10⁵ गुना होती है।
जो परमाणु की त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या की कितनी गुना होती है, 10⁵ गुना होती है। परमाणु की त्रिज्या बराबर नाभिक की त्रिज्या। हमारी परमाणु की त्रिज्या कितनी थी, 10⁻⁻10 मीटर थी, और नाभिक की त्रिज्या कितनी थी, 10⁻⁻15 मीटर थी। ये इसके अपोन में आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये -15 है 10⁻, अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10⁵ बचेगा। तो हमने यही पढ़ा था कि जो परमाणु की त्रिज्या वो नाभिक की त्रिज्या की 10⁵ गुना होती है। सबसे अधिक त्रिज्या किसकी होती है, मॉलिक्यूल की, और फिर किसकी होती है, परमाणु की यानी कि एटम की, और फिर किसकी होती है, नाभिक की यानी कि न्यूक्लियस की। मॉलिक्यूल की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर, इसकी 10⁻⁻10 मीटर, -15 मीटर, यानी कि सबसे अधिक त्रिज्या मॉलिक्यूल की, फिर एटम की होती है, और फिर न्यूक्लियस की होती है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके बाहर होते हैं, यानी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियॉन का। न्यूक्लियॉन का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियॉन मतलब नाभिकीय कण। नाभिकीय कण में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियॉन यानी कि नाभिकीय कण का निर्माण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसके कम या ज़्यादा होने पर जो परमाणु होता है उसकी जो द्रव्यमान संख्या यानी कि उसका मास नंबर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन के कम या ज़्यादा होने पर परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के बारे में। परमाणु क्रमांक कह दो या परमाणु संख्या। यानी कि एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या क्या होती है,
किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का क्या कहलाती है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। और इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। उसका क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जो किसी भी उदासीन परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। किसी उदासीन परमाणु यानी कि न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर कि, और हमने क्या बताया था? किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? बराबर होती है। परमाणु क्रमांक यानी जेड बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम पढ़ेंगे परमाणु भार या मास नंबर के बारे में। परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट या मास नंबर। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाती है? उस परमाणु का परमाणु भार कहलाती है।
परमाणु भार क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाती है? उसका एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार कहलाती है, और इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? इसे ए से डिनोट किया जाता है। क्या होता है परमाणु भार? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु भार। और किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? वह उसकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। यह हमने अभी पढ़ा था। ए बराबर जेड प्लस एन। जेड यहाँ क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं हम इसका। जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। और उसका एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? जो ये 8 है हमारा क्या है? इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स का मतलब है यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और ये हमारा 16 क्या था? ये हमारा एटॉमिक वेट यानी किसका? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। और इसे हम किससे डिनोट किया था? ए से डिनोट किया था। जेड तो हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक। और ए क्या है हमारा? परमाणु भार। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? जेड क्या था हमारा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हम इसकी जगह हम जेड की जगह क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स। और ये क्या था हमारा? परमाणु भार। और इसको हमने किस परमाणु भार क्या होता है? किसी भी नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पी हमारा क्या है? प्रोटॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक। और ये P प्लस एन क्या हमारा? एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। ये हमारा क्या है? P एटॉमिक नंबर है। इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम। किसी भी परमाणु में जो परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 16 है और उसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट उसका परमाणु भार 34 है। इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? क्या दे रखा है इसमें? परमाणु संख्या यानी कि P बराबर कितना है? 16 है।
और इसका एटॉमिक वेट यानी कि उसका परमाणु भार कितना है 24। यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 34 दे रखी है। तो क्या निकालना है हमें न्यूट्रॉनों की संख्या। हमने पीछे क्या पढ़ा था, जो परमाणु भार या एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है 34 है और पी की वैल्यू कितनी है 16 प्लस एन। तो एन इज इक्वल टू 34 माइनस 16, क्योंकि ये 16 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एन इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 18 हो गई। ये हमने आज एक छोटा सा क्वेश्चन किया है। एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था क्वांटम भौतिकी मॉडल, जिसमें हमने लुई डी ब्रोगली, एरविन श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था सोमरफील्ड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कोष कक्षा की उनकी आकृति के बारे में पढ़ लिया था और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या के बारे में पढ़ा था। फिर हमने परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या के बारे में पढ़ा। फिर हमने परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हमारे ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।